चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वंस अगेन देखिए, हम जो है अपना जो चैप्टर चल रहा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हम लोग बढ़ते बढ़ते और अपने नेक्स्ट टॉपिक तक पहुंच चुके हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज हुक्स लॉ। तो हम लोग बहुत अच्छे समझ चुके हैं कि इलास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी के बाद हमने सीखा स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और स्ट्रेन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने सीख ली थी। और अब चूंकि हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पूरी जानकारी जानते हैं, सब कुछ जो हमें जानना चाहिए उतनी नॉलेज है हमारे पास, तो हम बढ़ते हैं हुक्स लॉ पे। क्योंकि बगैर स्ट्रेस और स्ट्रेन के ये पॉसिबल नहीं था कि हम आपको हुक्स लॉ बता सकें। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को जानने के बाद ही हम इस लायक बन जाते हैं कि हम हुक्स लॉ को समझ सकें। तो हुक्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया था इलास्टिक बॉडीज के लिए। इलास्टिक बॉडीज मतलब समझ गए होंगे कि आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं तो वो अपने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करें, और जब डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लें तो वो अपने शेप को रीगेन करते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, इलास्टिक बॉडीज। और उनकी प्रॉपर्टीज होती है इलास्टिसिटी। ये बात हम बहुत अच्छे समझ गए थे। तो देखिए, उन्होंने क्या बताया हुक साहब ने। हुक साहब का कहना ये था कि फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, स्मॉल डिफॉर्मेशन यानी बहुत ज्यादा आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया और जो कॉन्फ़िगरेशन है बहुत ज्यादा चेंज हो गया। कहने का मतलब सीधी सी बात है कि अगर हम इस तरीके से एक रॉड लेते हैं, ठीक है ना, ये मान लीजिए रॉड हमने ली है और इस पर हम फोर्स लगा दें। हमने लगा दिया, ये देखिए एफ फोर्स। तो फोर्स लगाने के बाद जो इसकी लेंथ है वो स्लाइटली क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, स्लाइटली चेंज हो गई यानी कि इसमें बहुत छोटा सा चेंज आया है इसकी लेंथ में, जिसको हम बोल रहे हैं डेल्टा एल। ठीक, ऐसा नहीं है कि आपने इसको पकड़ के एकदम मशीन से और एकदम तान दिया, इस तरीके से बिल्कुल खींचता ही चला गया वायर, वायर थिन होता चला गया, ऐसा नहीं करना है। तो फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस यानी कि अगर हम बहुत छोटा सा डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन बहुत छोटा सा चेंज हो रहा है, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी है वो अंडर द लिमिट है, उस कंडीशन में जो स्ट्रेस है यानी कि जो भी स्ट्रेस होगा यानी कि फोर्स और एरिया का जो भी रेशियो होगा, और स्ट्रेन यानी कि ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन लेंथ का जो रेशियो होगा, ये प्रोपोर्शनल होंगे ईच अदर, एक दूसरे के। ठीक है, यानी कि एफ अपॉन ए दैट इज योर स्ट्रेस और दैट इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा एल अपॉन एल जिसे हम बोल रहे हैं स्ट्रेन, स्ट्रेन डिपेंड करेगा एफ अपॉन ए जिसे हम बोल रहे हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सीधी सी बात यह है कि अगर हम ये जो आपको फोर्स दिख रहा है, अगर इस फोर्स को बढ़ाते चले जाएं, ये जो फोर्स है अगर इसकी वैल्यू को लगातार हम इंक्रीज कर दें, ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं कि जो डेल्टा एल है वो भी लगातार बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अंडर द लिमिट, ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा आप फोर्स बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, लेंथ बढ़ती चली जा रही है, ऐसा नहीं। इसकी लिमिट है, इसीलिए लिखा हुआ है फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन। तो जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते हैं वैसे वैसे डेल्टा एल यानी कि चेंज इन लेंथ भी बढ़ता चला जाता है फॉर द इलास्टिक मटेरियल, फॉर द इलास्टिक बॉडीज। यही लॉ हमारा जो है वो बना हुक्स लॉ। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट आया दैट इज स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे पास यहीं से निकल के आया कि जैसे जैसे आप स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ता जाता है। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तब एक कांस्टेंट आता है के, और जो के आता है दैट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको बोला जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये जो मॉडुलस है इसका मतलब होता है कोफिशिएंट। ठीक है, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है, कोफिशिएंट का मतलब होता है एक ऐसा कांस्टेंट, एक ऐसा कांस्टेंट
जो मटेरियल पर डिपेंड करता हो, यानी कि एल्युमिनियम के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होगा वो अलग होगा, आयरन के लिए अलग होगा, ठीक है ना, स्टील के लिए अलग होगा, यानी कि हर एक मटेरियल के लिए एक कांस्टेंट है जिसे हम बोल रहे हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वो हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। लेकिन हाँ, अगर हमने मान लेते हैं कि जो हमारे पास एक वायर है या एक सिलेंडर है, जो भी आप कहें, ठीक है, और ये बना है एल्युमिनियम का, तो इसकी जो भी कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होगा वो कांस्टेंट होगा। फिर वायर चाहे छोटा हो और चाहे वो वायर बड़ा हो, लेकिन अगर दोनों वायर एल्युमिनियम के ही बने हुए हैं तो दोनों के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो कांस्टेंट होगा, ठीक, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग होता है, इसी वजह से इसको हम बोल रहे हैं कोफिशिएंट। आपने देखा होगा जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं एफ इक्वल कैपिटल जी m1 m2/r², जब हम इस फार्मूले को यूज करते हैं तो यहाँ पर जो कैपिटल जी इसको क्या बोलते थे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्योंकि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका मतलब ये यूनिवर्स में हर एक मटेरियल, चाहे कोई मटेरियल हो, कैसी बॉडी, सबके लिए कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं मॉडुलस, यानी कि कोफिशिएंट बोल रहे हैं, तो ये जो है अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग होता है, लेकिन उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी अच्छे से, कि हुक्स आपने बताया कि जैसे जैसे हम स्ट्रेस को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ता जाता है किसी भी इलास्टिक मटेरियल के लिए, ठीक। तो अब मुझे जहाँ तक लगता है कि होप्स में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने देखिए डायग्राम से आपको समझाया, हमने लैंग्वेज वाइज आपको समझाया, हर तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश करी है यहाँ पर, ठीक है ना। एक बार फिर से हम बता देते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरीके से एक क्यूब है, ये देखिए, एक हम क्यूब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। हमने इसकी साइड को यहाँ से ऐसे जोड़ दिया, ये साइड देखिए, ये साइड ऐसे जुड़ चुकी है, ये साइड यहाँ जोड़ दिया और ये साइड यहाँ जोड़ दिया, ठीक। तो जाहिर सी बात है इस क्यूब में क्या है, वॉल्यूम है, और चूंकि अब इसमें वॉल्यूम है और हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, हमने इस तरीके से इसमें एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया, इस तरीके से ये जो फोर्स है डिफॉर्मिंग फोर्स है। डिफॉर्मिंग फोर्स लगने की वजह से आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पर और ये पॉइंट यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पर इस तरीके से क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आपको नया एक हम कह सकते हैं कि जो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो गया वो कुछ इस तरीके से आपको चेंज्ड कॉन्फ़िगरेशन वाला एक क्यूब दिखाई देने लगेगा, ये देखिए। आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा हो, ठीक है। ये तो ये जो क्यूब हुआ ये डिफॉर्म हो गया, इसमें वॉल्यूम क्या हो गया इसका, थोड़ा सा ये स्ट्रेस हुआ, यानी कि यहाँ पे शेयरिंग हो गई। शेयरिंग होने की वजह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शेयरिंग स्ट्रेस है, ठीक। शेयरिंग स्ट्रेस की वजह से शेयरिंग स्ट्रेन है। लेकिन लेकिन रुकिए रुकिए समझिए, यहाँ पर शेयरिंग हो रही है, यहाँ पर हम जैसे जैसे स्ट्रेस को बढ़ाएंगे, यानी कि जैसे जैसे ये जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे ये जो आपको एंगल दिख रहा है दिस एंगल थीटा, ये थीटा भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक। तो शेयरिंग स्ट्रेस लगाने पे शेयरिंग स्ट्रेन बढ़ रहा है। जैसे कि आपने रॉड ली थी और रॉड में आपने फोर्स लगाया था, ठीक है ना, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की वजह से इस ये जो रॉड थी ये अपने जो है लेंथ को चेंज कर लेती है, ठीक है। तो इसमें जो डेल्टा एल आया ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की वजह से लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन चेंज होता है। तो स्ट्रेस जिस टाइप का होगा उसी टाइप की स्ट्रेन चेंज होगी, ये है हुक्स का लॉ। आई होप कि आपको अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ने वाले हैं और देखिए
नेक्स्ट जो हमारे पास आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आप सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में हजारों मटेरियल्स हैं और हमने आपको बताया कि हर एक मटेरियल का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है। हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स लेकर के और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक रॉड है, ठीक, ये हमारे पास एक दूसरी रॉड है, ये हमारे पास एक तीसरी रॉड है, ये हमारे पास एक चौथी रॉड है, ठीक ना। ये हमने 4 रॉड्स ले रखी हैं या वायर ले रखी हैं या सिलेंडर ले रखी हैं, ठीक। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है, ये कॉपर का बना हुआ है, ये आयरन का बना हुआ है, ये स्टील का बना हुआ है, ठीक है ना। और इस तरीके से और भी हम अपने मन से कोई मटेरियल ले सकते हैं। मान लेते हैं ये रबर का बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे हमने मटेरियल्स लिए हुए हैं जो कि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म सेंस यहाँ पर है कि सभी का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, यानी कि ये वाला जो एरिया है वो सभी का सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सभी का सेम है, ठीक। पहली बात। दूसरी बात, लेंथ, सभी की जो लेंथ हमने ली है वो एल लिया है। तो इस तरीके से वॉल्यूम सभी का सेम है, क्योंकि लेंथ सेम हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हो गया। लेंथ सबकी सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सबका सेम है, ठीक है ना। सिर्फ डिफरेंस किसका है, मटेरियल्स का। एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, स्टील है, रबर है, ऐसे बहुत सारे हमने मटेरियल्स की यूनिफॉर्म रॉड्स या वायर या सिलेंडर ले रखे। अब हम क्या करने वाले हैं कि सभी पर सेम फोर्स अप्लाई करने वाले हैं। इस पे भी हमने फोर्स एफ लगाया, इस पे भी एफ लगाया, इस पे भी एफ लगाया, इस पे भी एफ लगाया और इस पे भी एफ लगाया। सेम फोर्स सेम टाइप की बनी हुई बॉडीज में लगाया गया, क्या लेंथ में चेंज भी सब में सेम होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप सब समझ रहे होंगे। सबसे ज्यादा चेंज किस में होगा? रबर में। रबर बहुत ज्यादा खिंच जाएगी, ठीक है ना। उससे कंपेरेटिवली एल्युमिनियम, कॉपर और सबसे कम स्टील। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि सेम टाइप की बॉडी होने के बावजूद भी, सेम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बावजूद भी जो चेंज हुआ है लेंथ में, वो कहीं ना कहीं मटेरियल्स पर डिपेंड कर रहा है कि हम किस टाइप का मटेरियल यूज कर रहे हैं, ठीक। तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी मटेरियल्स हैं, हर एक मटेरियल पर प्रैक्टिकल किया गया। जैसे हमने यहाँ पर आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाया, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5। तो 5 टाइप के हमने मटेरियल्स लिए और प्रैक्टिकल करके ये समझाने की कोशिश की कि सेम चीज होने के बावजूद भी लेंथ सेम, एरिया सेम, डिफॉर्मिंग फोर्स सेम, सब कुछ सेम, फिर भी लेंथ में चेंज अलग अलग। तो इस दुनिया में जितने भी मटेरियल्स हैं, उन सभी मटेरियल्स पर ये प्रैक्टिकल किया गया, सेम फोर्स लगाया गया और ये देखा गया कि आखिर स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशन आता है। तो जो फाइनल हमारे पास रिजल्ट निकल के आया, वही रिजल्ट आपको इस ग्राफ में दिखाया गया है। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये ग्राफ पूरे वर्ल्ड में जितने भी मटेरियल्स हैं उन सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए इस ग्राफ की स्टडी कर लेते हैं फटाफट जल्दी से। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ए से लेकर के और ओ रीजन तक की। यहाँ पर आपको एकदम स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है। ये जो लाइन है ये आपको एकदम देखिए स्ट्रेट दिखाई दे रही है। स्ट्रेट लाइन दिखाने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। तो सीधी सी बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि ओ से और ए तक, अगर हम ओ से कहाँ तक देखें, ओ से लेकर के और ए पॉइंट तक देखें, तो जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। ये ग्राफ कैसा है? एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको दिख रहा है। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ का सीधा सा मतलब होता है कि जैसे जैसे आप स्ट्रेस लगा रहे हैं, वैसे वैसे स्ट्रेन भी चेंज हो रहा है, तभी तो स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो ये ओ से ए तक जब स्ट्रेट लाइन बनना है, तो इसका मतलब ये बता रहा है इलास्टिक रीजन को। ये किसको बता रहा है? इलास्टिक
रीजन को, यानी कि O से लेकर के और A तक जो है वो हमारा क्या है, इलास्टिक रीजन है। यानी कि हर वो मटेरियल जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, कोई भी मटेरियल है, मान लेते हैं कि आपने इस तरीके से एक किसी मटेरियल की रॉड ली, आपने इसमें फोर्स लगाया, इसकी लेंथ चेंज हो गई, आपने देखा कि जैसे जैसे एफ अपॉन ए बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे डेल्टा एल अपॉन एल भी बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो मटेरियल है वो इलास्टिक मटेरियल बन जाएगा। ठीक, तो जैसे जैसे हम स्ट्रेस को बढ़ाते हैं वैसे वैसे अगर स्ट्रेन बढ़ रहा है, यानी कि ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो रीजन होता है इलास्टिक रीजन। तो ओ से और ए तक जो हमें स्ट्रेट लाइन दिखाई गई है वो यही बता रही है कि जो रीजन है वो इलास्टिक रीजन है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। इसके आगे अगर हम देखें तो ये देखिए पॉइंट बी हमें दिखाई दे रहा है। ए के आगे जो पॉइंट बी है, जो पॉइंट बी आपको दिख रहा है, इस पॉइंट की खासियत क्या है, इसको बोला गया है यील्ड पॉइंट। देखिए लिखा हुआ है यील्ड पॉइंट। अगर आप यील्ड का मतलब जानते हैं, यील्ड का मतलब होता है बदलाव। यील्ड का मतलब क्या है, बदलाव। कहने का मतलब यह है कि जब आपने रॉड ली थी, उस पे फोर्स लगाया था, उसकी लेंथ चेंज हुई थी, अगर आपको याद है, उसकी लेंथ चेंज हो गई थी डेल्टा एल। लेकिन फोर्स को हटाते ही, ऑन रिमूविंग फोर्स, जैसे ही आपने फोर्स को हटाया तो ये रॉड अपने ओरिजिनल लेंथ एल में आ गई थी। इसकी लेंथ एल थी, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, और डेल्टा एल लेंथ चेंज हुई थी फोर्स लगाने की वजह से। लेकिन जैसे आपने फोर्स को हटाया, ये अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ गई थी। ये था हमारा रीजन ओ से और ए तक का। ठीक, लेकिन अब क्या हुआ, अब बदलाव शुरू हुआ। बदलाव कैसे शुरू हुआ कि आप नहीं माने, आपने फोर्स और ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक, फोर्स को आप बढ़ाते जा रहे हैं। तो जब आप फोर्स को बढ़ाते जा रहे हैं तो अब क्या हुआ देखेंगे जरा। ये फोर्स जो है, ये उस फोर्स से ज्यादा है, हम इसको एफ डैश बोल रहे हैं। ये एफ डैश जो है, एफ डैश उस एफ से ज्यादा है जिसमें बॉडी अंडर द लिमिट थी। यानी कि ये इलास्टिक लिमिट तक का फोर्स था। यानी कि वो फोर्स, जब तक बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में आ पा रही थी, हम उस फोर्स से अब ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं। तो जब हम ज्यादा फोर्स लगाएं तो जाहिर सी बात है कि अब बॉडी में बदलाव शुरू हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था, फोर्स हटाने में बॉडी रीगेन हो रही थी, अपने ओरिजिनल शेप में आ रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि क्या हुआ कि बॉडी ने एक नया रूप ले लिया। ये देखिए, जो आपको यहाँ पर जो दिखाया गया है, ये लाइन दिख रही है, ये लाइन किसको बता रही है, परमानेंट सेट को। यानी कि अगर हम डायग्राम में इस चीज को समझाएं, तो आपने जब एफ डैश फोर्स लगाया, तो एफ डैश फोर्स लगाने के बाद इसकी जो लेंथ थी वो डेल्टा एल डैश बढ़ गई। यहाँ पर जो डेल्टा एल डैश है वो ग्रेटर है डेल्टा एल से, जो डेल्टा एल पहले बताया था उससे ज्यादा है। लेकिन लेकिन ऑन रिमूविंग, ऑन रिमूविंग एफ डैश, लेकिन जैसे ही आपने एफ डैश हटाया तो बॉडी वापस तो आई, लेकिन अब एल तक नहीं आके एल डैश कर गई। यानी कि उसने एक परमानेंट नया रूप ले लिया, एक नया कॉन्फ़िगरेशन ले लिया। उसने अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश तो की, लेकिन 100% रिस्टोर नहीं कर पाया। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि बी पॉइंट जो है वो बदलाव का पॉइंट है, यील्ड पॉइंट है। और सी वो पॉइंट है जहां पर बॉडी ने अपने आप को एक नए कॉन्फ़िगरेशन में सेट कर लिया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 पॉइंट्स अभी तक समझ लिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। और अब हम इसके आगे की कहानी देखते हैं। इसके आगे की कहानी क्या है, इसके आगे की कहानी ये है कि जो फोर्स है, आपने पहले एफ लगाया था, फिर आपने एफ डैश लगाया था, और अब हम फोर्स एफ डबल डैश लगा रहे हैं। तो ये जो फोर्स एफ डबल डैश है, दैट इज क्वाइट ग्रेटर देन एफ डैश एज वेल एज एफ।
यानी कि एफ से भी ज्यादा बड़ा है एफ डैश, और एफ डैश से भी बहुत ज्यादा बड़ा है एफ डबल डैश। तो एफ डबल डैश लगाने पर क्या होगा, जाहिर सी बात है, जो बॉडी की जो लेंथ थी वो भी अब एल डबल डैश हो चुकी है, और ये एल डबल डैश इज क्वाइट ग्रेटर देन एल डैश एंड क्वाइट ग्रेटर देन एल, सॉरी डेल्टा, ये डेल्टा एल डबल डैश, डेल्टा एल डबल डैश डेल्टा एल। तो डेल्टा एल से बड़ा था डेल्टा एल डैश, और डेल्टा एल डैश से बहुत ज्यादा बड़ा है डेल्टा एल डबल डैश। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपको थिकनेस दिख रही है वायर की, अब ये थिन होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से, जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम हो जाएगा, क्योंकि लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आपको पता है, आप वायर को खींच दीजिए, खींचते चले जाइए तो वायर पतला होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, जब वायर पतला होना स्टार्ट होगा तो ये जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है सी से आगे का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रेन में बहुत लार्ज जो है चेंज हुआ है, स्ट्रेन बहुत तेजी से चेंज हो गया है, और आपने फोर्स भी बहुत ज्यादा लगा दिया। अब एक पॉइंट ऐसा आया जिसे हम बोल रहे हैं डी पॉइंट। अब इस डी पॉइंट की कहानी समझते हैं कि एक्चुअली में डी पॉइंट क्या है। तो डी पॉइंट की कहानी कुछ इस तरीके से है कि आप फोर्स लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, और फोर्स लगातार बढ़ने पर जो उसकी थिकनेस है वो बेचारा वायर पतला होता जा रहा है। पतला होने मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन तो भाई चेंज हो रहा है, ठीक है ना। लगातार देखिए, वायर की जो लेंथ है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और वायर पहले के कंपेयर में और ज्यादा पतला होता जा रहा है, लेकिन एट लीस्ट अभी भी वो कहीं ना कहीं कहीं से टूटा नहीं है। तो डी वो पॉइंट है जो प्रोपोर्शनल लिमिट का पॉइंट है। देखिए डी पॉइंट को क्या लिखा गया है, प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट। प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट का मतलब होता है कि जहां पर वायर ने अपने कॉन्फ़िगरेशन को भले ही चेंज कर दिया हो लेकिन कहीं से टूटा नहीं है। ठीक, अब इसके आगे की कहानी स्टार्ट होती है पॉइंट ई के लिए। ये देखिए पॉइंट ई, और ये जो पॉइंट ई है इसको फ्रैक्चर पॉइंट बोला गया, यानी कि आप नहीं मान रहे हैं, आपने लगातार फोर्स लगाते जा रहे हैं, अब आपको ये वायर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक, आप बहुत ध्यान से देखते रहें। ये देखिए, अब वायर में ये जो आपको शेप दिख रहा है इस जगह पर, ये शेप इस तरीके के शेप होते हैं, और ये जो शेप आपको दिखाई देता है इसको बोलते हैं नेक वेस्ट स्ट्रक्चर। नेक वेस्ट स्ट्रक्चर, नेक वेस्ट स्ट्रक्चर का मतलब जैसे गर्दन नेक, और आप समझते हैं वेस्ट मतलब कमर। तो कहीं पर वायर बहुत ज्यादा पतला हो जाता है और उसके अगल बगल वायर मोटा हो जाता है। अगर इसको हम क्लियर दिखाएं तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, तो ये बन गया आपका नेक, और ये हो गया आपका वेस्ट। ठीक, तो नेक और वेस्ट स्ट्रक्चर क्रिएट होता है डी पॉइंट से आगे। अब जो ये नेक है, यहाँ पर जो नेक बना हुआ है, ये जो पतला हो गया वायर, जिस जगह बिल्कुल पतला हो गया वहीं से टूट जाएगा। तो वायर टूट के फिर दो हिस्सों में या दो से ज्यादा हिस्सों में, जहां जहां नेक क्रिएट हुआ होगा वहां पर से वायर आपका टूट जाएगा। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो हमें ये समझाने में मदद करता है कि किस लिमिट तक हम फोर्स लगा दें कि बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो। अब इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, प्रैक्टिकल यूज के बारे में अगर बात करें, आप लोगों ने देखा होगा ना, ट्रक, ट्रक के पीछे क्या लिखा होता है, मैक्सिमम वेट 100 टन। ठीक, या जो हमारी जो है आपने देखा होगा ट्रेन होती हैं, जो मालगाड़ियां होती हैं, ठीक है ना, तो उसमें लिखा होता है 5000 टन या 10,000 टन। तो ये चीज जो मैक्सिमम वेट वाली ये बात है, ये कहाँ से आती है, ये इसी ग्राफ से आती है। यानी कि इतना मैक्सिमम वेट, यानी कि वेट क्या है, फोर्स है,
इतना फोर्स अगर आप लगा देंगे तो जो बॉडी है, यानी कि जो भी आपका जिसमें आप लगेज रख के ले जा रहे हैं, ये हमारे पास जो है मटेरियल रखा हुआ है इसके अंदर, और इसका जो वेट है वो मैक्सिमम कितना हो कि जो ये जो आपको कंटेनर दिख रहा है इसका शेप चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसमें माल भरते जा रहे हैं, मलते भरते जा रहे हैं, आपने ओवरलोडिंग कर दी, तो ये जो आपका शेप है कंटेनर का वो इस तरीके से होना शुरू हो जाएगा। ठीक, यानी कि वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप नहीं माने, आप वेट लादते जा रहे हैं, लटते जा रहे हैं, तो या इस बात है नीचे का बोनट जो है आपका ये फट गया, अलग हो जाएगा। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बेसिकली बताता है कि जो कंटेनर बनाया गया है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, उसकी कितनी लिमिट है, किस लिमिट तक उस पर हम वेट डाल दें ताकि उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज ना हो, वो टूटेगा नहीं। तो आई होप कि अब इस ग्राफ की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग आप सभी के अंदर आ गई हो। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ के बाद हुक्स लॉ से डायरेक्ट रिलेट करता हुआ ये हमारा था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो आपको समझ में आना चाहिए था, एंड आई बिलीव कि आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमें यहाँ पर दिख रहा है इलास्टोमर्स। अब ये इलास्टोमर्स क्या होते हैं, इनकी बेसिक डेफिनेशन आपसे एक नंबर में पूछी जाती है, कुछ ज्यादा खास ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम फटाफट देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, विच डू नॉट ओबे हुक्स लॉ ओवर मोस्ट ऑफ द रीजन। यानी कि यहाँ पर स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। आप देख सकते हैं जो ग्राफ है, ठीक है ना, ये देखिए जो ग्राफ आपको दिखाया गया है ये कैसा कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। यानी कि ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, देयर इज नो देयर इज नो वेल डिफाइंड प्लास्टिक रीजन। इसमें कोई प्लास्टिक रीजन भी नहीं होता है। ठीक, तो ये जो टिश्यूज ऑफ अरोटा है, यानी कि जो हमारी ब्लड सेल्स वगैरह है उसके टिश्यूज हैं या रबर है, ठीक है ना, तो ये जो हमारे हैं इनमें लार्ज स्ट्रेंस होता है, और इन्हीं को हम बोलते हैं इलास्टोमर्स। बहुत शॉर्ट में अगर हमसे पूछा जाए कि इलास्टोमर्स क्या होते हैं, तो हमें तो इतना लिखना होता है कि इनकी दो प्रॉपर्टी होती है। अगर कोई मटेरियल ऐसा है जिसके पास पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वो हुक्स लॉ को फॉलो ना करे, हुक्स लॉ को फॉलो ना करे। नंबर टू, जो स्ट्रेन हो, जो भी स्ट्रेन हो, यानी कि आपने थोड़ा सा ही फोर्स लगाया लेकिन बहुत ज्यादा लेंथ चेंज हो गई। जैसे रबर, रबर में आप थोड़ा सा फोर्स लगाओ, हल्का सा, और देखो एकदम लेंथ खींच के तन जाती है एकदम रबर। तो थोड़ा सा फोर्स लगाने पे स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाए। जैसे वायर है, मान लो एल्युमिनियम का वायर है या आयरन का वायर है, उसमें आप फोर्स लगाओगे बड़ी मुश्किल से उसकी लेंथ चेंज होगी, बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर रबर है, हल्का सा फोर्स लगाइए, ये तन गई एकदम, खिंच के यहाँ तक आ गई। तो जो स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो रहा है, कम फोर्स लगाने में बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो जा रहा है, और हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो होता है हमारा इलास्टोमर्स। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हुक्स लॉ हमने आपको अच्छे से समझाया, हमने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी बहुत अच्छे से समझाया, और इलास्टोमर्स क्या होते हैं इसको भी हमने समझाने की पूरी कोशिश की है। तो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।